EFM बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉस्ट एनालिसिस, लागत एवं उत्पादन विश्लेषण, लागत अवधारणाएं तथा लागत उत्पादन संबंध। इसमें हम जितने भी कॉस्ट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लागत का क्या मतलब होता है। लागत का तात्पर्य व्यय की उस राशि से होता है जो किसी वस्तु विशेष अथवा लाभ या किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। और यदि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में लागत के संबंध में 3 विचार प्रकट किए गए हैं। पहला मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागत, रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। यहाँ हम देखेंगे कि मौद्रिक लागत हम किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उस पर जो व्यय किया जाता है वो मौद्रिक लागत कहलाती है। और मौद्रिक लागत में हम किसको शामिल करेंगे, जैसे कि लिए कच्चे माल का भुगतान, बिजली, विज्ञापन, श्रम का भुगतान, प्रबंधकों के वेतन आदि पर किया गया व्यय, ये सारे आते हैं मौद्रिक लागत में। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार मौद्रिक लागत में 3 तरह की लागतें इसमें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? उसमें हम शामिल करेंगे स्पष्ट लागतों को, अस्पष्ट लागतों को और साथ ही साथ सामान्य लाभ को। अब यहाँ देखना होगा कि स्पष्ट लागतें या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। उत्पादन के जितने भी बाहरी साधन हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फर्म जो भी भुगतान करती है वो सब आती हैं स्पष्ट लागतें। और इस प्रकार से यह वो मौद्रिक लागत होती है जो उत्पादक द्वारा साधनों के स्वामी को दी जाती है। दूसरा इसमें अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें वो लागतें होती हैं जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा बाहरी व्यक्ति को नहीं किया जाता, बल्कि वे स्वयं के द्वारा जितने भी ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाती है और स्वयं के जो साधन लगाती है उसके लिए वो फर्म से प्राप्त करता है। जैसे कि उसकी स्वयं की निजी पूंजी पर ब्याज प्राप्त करना, निजी कार्यालय का किराया, स्वयं की भूमि आदि, ये सभी लागत में शामिल होते हैं। और तीसरा इसमें सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट ये वो प्रॉफिट होता है जो एक उत्पादक को उद्योग में बने रहने के लिए आवश्यक होता है, अन्यथा वो काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार से मौद्रिक लागत इज इक्वल टू स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ, तीनों को मिलाकर बनती है मौद्रिक लागत। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें वास्तविक लागत या रियल कॉस्ट। जो प्राचीन समय के जो अर्थशास्त्री हैं वो मौद्रिक लागत को ही वास्तविक लागत मानते हैं और उनके अनुसार इसमें कोई भेद नहीं होता। लेकिन जितने भी आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत इन दोनों में बहुत अंतर होता है। उनके अनुसार वास्तविक लागत किसी वस्तु के उत्पादन में लगाए गए समस्त श्रम, प्रयास और कष्ट व त्याग का योग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कार्य को करने में हम त्याग करेंगे या परिश्रम करेंगे, वास्तविक लागत भी उतनी अधिक होगी। और लेकिन ये क्लियर है कि हम इन्हें मुद्रा के मापदंड के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति ने कितना त्याग किया है इसको हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी कुछ अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसकी आलोचनाएं भी की है और उन्होंने कहा है कि चूंकि ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है और इसका हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, और दूसरा ये अव्यावहारिक है क्योंकि जिस कार्य में अधिक कष्ट होता है उसकी कीमत भी अधिक होनी चाहिए। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं कि जबकि जिस कार्य में ज़्यादा कष्ट होता है वास्तविक जीवन में उसकी कीमत भी कम ही होती है। नेक्स्ट है इसमें अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितने भी जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया है। और इस अवसर लागत जो शब्द का विचार है सबसे पहले जो ग्रीन नामक इकोनॉमिक्स थे उन्होंने दिया था। और उनका मानना था कि वास्तविक जगत में जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो सीमित होते हैं और सभी साधनों के जो वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब हम एक साधन को
अनेक अलग अलग कार्यों में हम काम में ले सकते हैं, और सीमित साधन होने के कारण उन्हें हम सभी प्रयोगों में नहीं ला सकते। यदि उत्पादन के साधन को हम किसी एक प्रयोग में लाएंगे तो उसे अन्य अवसरों को खोना पड़ता है। इस प्रकार त्याग किए गए अवसर का मूल्य ही वस्तु की उत्पादन लागत होती है और यही अवसर लागत होती है। अतः अवसर लागत को ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि उसके त्याग को जानना। लेकिन यदि किसी उत्पादन साधन का प्रयोग करने के लिए त्याग नहीं करना पड़े तो इस नियम के अनुसार उस साधन की अवसर लागत भी शून्य होगी। इसे उम्ब्रेंट, हंट और किंटर जैसे जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अवसर लागत को डिफाइन करते हुए लिखा है कि अवसर लागत वह अधिकतम राशि है जो कोई साधन अन्य किसी उत्पादन में प्राप्त कर सकता है, और यह वह राशि है जिसे इस साधन का उपभोग करने वाले व्यवसायी को इस साधन को देनी पड़ती है। तो ये थी हमारी अवसर लागत। नेक्स्ट इसमें स्थायी लागतें एवं परिवर्तनशील लागतें, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वे कॉस्ट होती है जो अल्पकाल में फर्म के शून्य उत्पादन से लेकर अधिकतम संभव उत्पादन तक स्थायी अथवा फिक्स रहती है। फर्म को अल्पकाल में ये लागतें हर स्थिति में चुकानी होती है, चाहे फर्म उत्पादन करे या न करे। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे भवन का किराया आ जाता है, भूमि कर है, इंश्योरेंस की प्रीमियम है, डेप्रिसिएशन है, मैनेजर्स की सैलरी है, लाइसेंस की का हमारा फीस है। इस प्रकार से जो हमने कैपिटल ले रखी है उसका इंटरेस्ट है। ये सभी हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। दूसरा इसमें वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें ये वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। यदि हमारा उत्पादन बंद है तो परिवर्तनशील लागतें नहीं होंगी, और परिवर्तनशील लागतों में हम शामिल करते हैं हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट को, डायरेक्ट वेजेस को, इस आदि जो है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इसके साथ एक नई चीज और है, वो जो है कि कुछ लागतें ऐसी होती हैं जो कि न तो पूर्ण रूप से स्थिर होती हैं और न ही पूर्ण रूप से परिवर्तनशील होती हैं। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट या अर्ध परिवर्तनशील लागतें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा जो न्यूनतम हमारा भुगतान है वो तो स्थिर होता है, किंतु जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा खर्चा भी बढ़ता जाता है, जो कि परिवर्तनशील होता है। तो उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट इसमें अल्पकालीन लागतें एवं दीर्घकालीन लागतें, शॉर्ट पीरियड कॉस्ट एंड लॉन्ग पीरियड कॉस्ट। जैसे कि नाम से क्लियर है, अल्पकालीन लागतें ये वो लागतें होती हैं जो कि एक फर्म के अल्पकाल में उत्पादन करने पर लगती हैं। लेकिन अल्पकाल में भी लागतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्थायी अल्पकालीन लागतें और परिवर्तनशील अल्पकालीन लागतें। तो स्थायी लागतें अल्पकाल में स्थिर रहती हैं और उत्पादन बंद होने पर भी चुकानी होती हैं, और अल्पकालीन परिवर्तनशील लागतें ये वो होती हैं जो कि उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, और यदि हमारा उत्पादन बंद है तो ऐसी लागतें नहीं होती हैं। दीर्घकालीन लागतें ये वो लागतें होती हैं जो फर्म को दीर्घकाल में उत्पादन करने पर व्यय करनी होती हैं, और दीर्घकाल के अंतर्गत कोई भी स्थायी लागत नहीं होती, सभी लागतें वहां पर परिवर्तनशील होती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागत, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कुल लागत, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली जितनी भी लागतें हैं, जितनी भी कॉस्ट है, उन सब का यदि हम टोटल कर लें तो हमारे पास में आ जाती है टोटल कॉस्ट या कुल लागत। और यदि इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में रखें तो हम लिखते हैं TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। यहाँ पर TC का मतलब है टोटल कॉस्ट या कुल लागत, TFC का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट या कुल स्थिर लागत, और TVC का मतलब है
टोटल वेरिएबल कॉस्ट या कुल परिवर्तनशील लागत। और अब यदि हम जो हमारी टोटल कॉस्ट निकली है उसमें यदि हम क्वांटिटी का भाग दे दें तो हमारे पास में आ जाती है एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ फॉर्मूले में यदि हम लिखें तो ए सी इज इक्वल टू टी सी डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ ए सी का मतलब है एवरेज कॉस्ट या औसत लागत, टी सी का मतलब है टोटल कॉस्ट या कुल लागत, और क्यू का मतलब है वस्तु की उत्पादित इकाइयों की संख्या या क्वांटिटी। तो इस प्रकार से हम टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो हमारे पास में एवरेज कॉस्ट आ जाती है। अब लास्ट में जो है हमारा है सीमांत लागत। सीमांत लागत को यदि हम अर्थशास्त्र की हम भाषा में यदि हम देखें तो क्या है, कहते हैं कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह सीमांत लागत कहलाती है। और इसे यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में रखें तो हम लिखते हैं एम सी इज इक्वल टू टी सी एन प्लस वन माइनस टी सी एन। यहाँ एम सी का मतलब है सीमांत लागत, टी सी एन का मतलब है एन इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत, और टी सी एन प्लस वन का मतलब है एन प्लस वन इकाइयों के उत्पादन की लागत। तो इस प्रकार से इसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारा जो कॉस्ट जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो चैप्टर हमारा पूरा होता है।